सेम सेक्स मैरिज इंडिया के कल्चर के खिलाफ है, ये कहना था इंडियन सरकार का। Same sex marriage is neither recognized nor accepted in any uncodified personal laws. करीब 2 महीने पहले 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो इंडियन हाई कोर्ट में कई पेंडिंग पिटिशंस पर निर्णय लेंगे। ये पिटिशन थी सेम सेक्स मैरिज के बारे में कि क्या ऐसी शादियों को हमें हमारे समाज में लीगल बनाना चाहिए या फिर नहीं। इन पिटिशंस के सपोर्टर्स ने कहा कि इंडिया ने 2018 में गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, समलैंगिक संबंध अपराध नहीं, यानी कि अगर आप गे सेक्स करते हैं तो वो इलीगल नहीं है। तो अगर ये निर्णय हमने 2018 में ले लिया था तो हम 2023 में सेम सेक्स शादियों को लीगल क्यों ना बना दे। उनका मानना है कि अगर गे सेक्स लीगल है तो शादियों को भी लीगल किया जाए। पिटीशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं बनाया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना होगा, जबकि सरकार का बहुत अलग ओपिनियन है। और ऐसा ही डिबेट हमारे समाज में भी चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि लोगों के पास अपनी चॉइस होनी चाहिए कि वो किससे शादी करना चाहते हैं या अगर वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। जैसे बंगाल के सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग का किस्सा देखिए। वो 10 साल से एक रिलेशनशिप में, उनके परिवारों ने भी एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक रिंग सेरेमनी भी करी अपने लिए। वो शादी करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते क्योंकि इंडियन लॉ उनकी शादी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। Marriage typically comes with a bundle of rights. As of now, in the eyes of the law, we are nobody to each other. वही दूसरे लोग कहते हैं कि सेम सेक्स शादियां इंडियन समाज के खिलाफ जाएंगी क्योंकि इंडियन समाज का बेसिक यूनिट है Family. परिवार, और सेम सेक्स कपल्स बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते। तो अगर वो फैमिली के बेसिक यूनिट को बना ही नहीं पाएंगे तो वो हमारे समाज के खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या इंडिया को सेम सेक्स शादियां लीगल करनी चाहिए या फिर नहीं? ये सवाल हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट कई लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्टेडली करीब 7 से 8% इंडियन पॉपुलेशन LGBT की कैटेगरी में आती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन करेगा अप्रैल में। तो हमें इस सवाल के बारे में कैसे सोचना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों साइड्स के आर्गुमेंट समझेंगे, वो जो इसके सपोर्ट में है और वो जो इसके खिलाफ में है। बस एक बात याद रखना कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना जिससे हम ग्रो कर सके। हमारे समाज में 3 तरीके के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि होमोसेक्सुअल सेक्स लीगल होना चाहिए और शादियां भी लीगल होनी चाहिए। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि सेक्स लीगल होना चाहिए पर शादियां नहीं। और तीसरे वो लोग जो कहते हैं कि दोनों चीजें इलीगल होनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं पहले और दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरे लोग जो कहते हैं कि गे होना ही इलीगल है, उनके खिलाफ मैं इस वीडियो में आर्गुमेंट्स नहीं दे रहा क्योंकि मेरे ख्याल से वो मुद्दा 2018 में सॉल्व हो गया था और उस पर मैं एक पुराना वीडियो बना चुका हूँ। 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 को हटा दिया था। ये वो सेक्शन था जिसने कहा कि गे सेक्स इलीगल है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377 पहली कोडिफाइड लेजिस्लेशन थी इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी पर, जिसको इंट्रोड्यूस किया था जब इंडिया अंग्रेजों के रूल के अंडर था। इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकॉली ने 1838 में। ये लॉ अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर को पनिश करता था। इस लॉ के हिसाब से गे सेक्स अननेचुरल है और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति जो गे सेक्स करेगा उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले इस सेक्शन के खिलाफ बोलना भी एक बहुत बड़ी चीज थी। जैसे आप में से कई लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, फायर। ये मूवी लिखी गई थी एक नॉवेल के बेसिस पर जिसका नाम था लिहाफ। ये किताब पब्लिश हुई थी 1942 में और वो बात करती है एक ऐसी बीवी की जिसको नजरअंदाज किया जाता है और वो लेस्बियन सेक्स एक्सप्लोर करती है। इस किताब की ऑथर थी इस्मत चुगताई और 1946 में इस किताब की वजह से उन पर मुकदमे ठोक दिए गए थे। उस समय एक दूसरे ऑथर थे मिस्टर असलम, जिन्होंने इस्मत चुगताई से बात करने की कोशिश करी कि वो क्षमा मांग ले ताकि ये मुद्दा बंद हो जाए। पर इस्मत चुगताई ने जवाब दिया कि आपके पास अपना फ्रीडम है कुछ भी लिखने का, आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है अपनी किताबें लिखने के लिए। ऐसा ही एटीट्यूड 1947 के बाद भी हमें देखने को मिला। 1987 में एक बहुत फेमस केस हुआ था जहां भोपाल से 2 पुलिस ऑफिसर्स लीला और उर्मिला को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो लेस्बियन है और उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करी है। ऑथर पायल धर जो अपने आप को LGBTQ+ कम्युनिटी का हिस्सा बताती है, उन्होंने बताया कि 80s और 90s के दौर में उनको पता ही नहीं था कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करें। वो कहती कि उनका परिवार मानता था कि वो बहुत मॉडर्न है पर इस चीज के बावजूद उनको जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और डांटा गया कि वो एक लड़की की तरह बनना चाहती है। अगर आप समझना चाहते कि LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स को किन चीजों से गुजरना पड़ता है हमारे समाज में, एक मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है अलीगढ़, जिसमें मनोज बाजपेयी ने बहुत खूब एक्टिंग करी है। कोई मेरी फीलिंग को 3 अक्षरों में कैसे समझ सकता है?
एक कविता की तरह से। बस एक वार्निंग दूंगा कि ये बहुत मुश्किल मूवी है देखना, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है इस मूवी में, बहुत सीरियस और डार्क मूवी है, तो अगर आप ऐसी मूवीज देखते तो जरूर देखना। तो इंडिपेंडेंस के बाद इस कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता गया और सेक्शन 377 हमारे लॉ का एक अहम हिस्सा था, पर ये चेंज होने लगा 1990s में। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करी, जिसकी वजह से कई LGBT एक्टिविस्ट को इंस्पिरेशन मिला उन लोगों से जो इस कम्युनिटी के हक के बारे में बात करें दूसरे देशों में। And that fight for justice means laws that would protect homosexuals from being bounced out of their jobs and homes. इसी समय के दौरान इंडिया की पहली LGBT मैगजीन बॉम्बे दोस्त की पब्लिकेशन स्टार्ट हुई। अभी भी समाज और लॉज इस कम्युनिटी के खिलाफ थे हमारे देश में, पर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बढ़ता रहा इस कम्युनिटी के लिए। श्रीधर रंगायण, जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था अपनी फिल्म मेकिंग के लिए, उन्होंने कहा ये मैगजीन उन जैसे गे लोगों के लिए बहुत जरूरी थी जो अपने आप के बारे में बात करने से भी डरते थे। फिर 2001 में एक एनजीओ जिसका नाम है नाज फाउंडेशन, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ पिटीशन करी। अब करीब 8 साल तक उनको सफलता नहीं मिली। दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस चीज को वापस देखे, जिसके बाद 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। So very happy that the Delhi High Court has upheld the interpretation of the Constitution. फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पिछले 150 सालों में 200 से कम लोगों को इस लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट किया गया है, तो फिर क्या जरूरत है इस लॉ को हटाने की। पार्लियामेंट में भी कुछ बात बन नहीं रही थी। 2015 में शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस जरूर किया था। What I see today with this bill, however, is an opportunity to confront some of the same problems that were implicit in Section 377. पर लोकसभा ने इसके खिलाफ वोट कर दिया। ये सिलसिला थमा 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। Section 377 scrapped. India celebrates. तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर ही दिया है और गे कपल या फिर लेस्बियन कपल एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो फिर शादी लीगल करने की क्या जरूरत है? इसका आंसर आपको मिल सकता है अगर आपने बधाई दो मूवी देखी है, जहाँ शार्दुल और सुमन दोनों होमोसेक्सुअल है, पर अपने परिवार के दबाव की वजह से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं ताकि उनका परिवार सोचे कि वो नॉर्मल है, पर वो जानते हो कि उनकी असली जिंदगी में चल क्या रहा है। और इन शादियों को बुलाया जाता है लैवेंडर शादियां, जब एक लड़का जो गे है और एक लड़की जो लेस्बियन है वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि कन्वीनियंस के लिए, ताकि समाज उन पर कोई सवाल ना उठाए। पर बाद में उनके परिवारों को पता चल जाता है कि वो दोनों गे और लेस्बियन है। क्योंकि गे होमो समलैंगिक जो बोला ना आपको, हम भी हैं गे हम। पर परिवार इस चीज को मान लेता है। तो फिर आप सोचोगे कि उन दोनों को अपनी शादी तोड़ देनी चाहिए ना? नहीं, वो अपनी शादी नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं और एक सेम सेक्स कपल लीगली इंडिया में बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंडियन लॉ के हिसाब से एक सिंगल महिला किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, जबकि एक सिंगल आदमी बस एक लड़के को ही अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर एक LGBT कपल एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, वो लीगली अडॉप्ट बस सिंगल पेरेंट के तौर पर ही कर सकते हैं, पर उस बच्चे पर उनके पार्टनर का कोई लीगल हक नहीं होगा। और LGBTQ सपोर्टर्स कहते हैं कि ऐसे लॉज एक उदाहरण है कि किस तरह उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इंडियन समाज में। इंडिया में कई फैमिली लॉज हैं, अडॉप्शन, सरोगेसी या फिर इनहेरिटेंस को लेकर, और इन सारे लॉज में शादी का एक बहुत अहम रोल है। अब क्योंकि LGBT कपल्स लीगली शादी नहीं कर सकते, इस वजह से उनको इन लॉज के जरिए राइट्स भी नहीं मिलती। देश का कानून ही कुछ ऐसा है कि सिर्फ नॉर्मल वाले वैलिड कपल ही गोद ले सकते हैं। जैसे समीर समुद्र का एग्जाम्पल लीजिए, जिन्होंने 9 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड अमित गोखले से शादी करी US में। कुछ साल पहले वो इंडिया शिफ्ट हुए और एक गे कपल होने की वजह से उनको कई फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। जैसे समीर कहते हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, वो जॉइंट हाउस लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि उनकी शादी की कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। फिर सेम सेक्स कपल्स को सेफ्टी भी नहीं मिलती समाज और सरकार से। जैसे अगर एक हेटेरोसेक्सुअल कपल शादी करता है तो उनमें से एक उनको छोड़कर
किसी और से शादी नहीं कर सकता लीगली। पर अगर आप एक सेम सेक्स कपल हो तो क्योंकि आपकी शादी की कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़कर जा सकता है और लीगल कार्रवाई उन पर कुछ नहीं हो सकती। जैसे अगर इनहेरिटेंस या फिर विरासत की बात करें तो अगर एक लड़का लड़की शादी करते हैं और उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो बिना विल के भी सारी जायदाद दूसरे पार्टनर को चली जाएगी। पर ये केस सेम सेक्स कपल्स के साथ नहीं है। उनकी जायदाद उनके पार्टनर को भी जा सकती है या फिर उनके परिवार के पास भी। कोई तय रूल नहीं है। पर ऐसे ही आर्गुमेंट्स LGBTQ के सपोर्टर्स दे रहे हैं क्यों सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करनी चाहिए। उनका कहना है कि ये लीगलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी और प्रिवेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर एक सेम सेक्स कपल एक दूसरे के शादी नहीं कर सकता जबकि एक लड़का लड़की शादी कर सकते हैं तो ये उनकी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। Right to marry is a fundamental right. And if the present structure of the marriage does not recognize same-sex marriage, then it violates the constitution. उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन शादियों पर निर्णय लिया है तो फिर सेम सेक्स कपल्स की शादियों के बारे में कोर्ट उनको क्यों ना सपोर्ट करे। कई लीगल एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि अगर हम सेम सेक्स शादियों को लीगल कर देंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनका मानना है कि हम बस स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज कर सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर हम इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल कर दें यानी कि एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है तो यही एक्ट से हम सेम सेक्स शादियां भी करवा पाएंगे। दूसरा आर्गुमेंट जो LGBTQ सपोर्टर्स देते हैं वह कि लॉ चेंज करने से लोगों की सोच पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक स्टडी ने दिखाया कि सेक्शन 377 को हटाने के बाद हमारे समाज में LGBTQ लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। अगर आपके घर में कोई गे बच्चा पैदा हो या लेस्बियन बच्चे पैदा हो तो आप क्या कहेंगे? एक्सेप्ट करेंगे आप? हाँ, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब बच्चा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है, तो ऊपर वाले ने दिया है बच्चे को। LGBT समाज के एक सदस्य ने ये बताया कि 2018 की जजमेंट के बाद उनको साहस मिल गया है कि वो अपने आप के बारे में बात कर सके दूसरे लोगों से। उन्होंने लोगों की सोच में भी एक बदलाव देखा है। इसके अलावा पुलिस से भी डर कम हो गया है और इंडियन परिवार भी ऐसे लोगों को अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं। I was a very homophobic person. There is no question about it. I asked a simple question: Do I love my son any less at 4:31 than I loved him at 4:24? And a long pause. And the answer was no, I still love him the same. एक दूसरे सर्वे ने दिखाया कि 1990 और 2014 के बीच वो लोग जो ये मानते थे कि होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है ही नहीं, उनकी संख्या बहुत हद तक गिर गई। So I believe that there shouldn't be no problem if same-sex people get married because it's not affecting us, right? जिसमें एक कारण हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 में निर्णय जब उन्होंने गे सेक्स को लीगलाइज कर दिया था। तीसरा आर्गुमेंट वो देते कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हमारे इतिहास में मौजूद रहे हैं। जैसे हिस्टोरियन हरबंस मुखिया ने कहा कि अंग्रेजों ने होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में 19वीं सदी में बैन कर दी थी क्योंकि उनकी क्रिश्चियन वैल्यूज थी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम इतिहास में आपको होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में चाहे खुजराहो के मंदिर हो या फिर हिंदू किताब कामसूत्र। दीपांजी मेहरोत्रा ने अपने आर्टिकल में ये भी बताया कि कैसे वाल्मीकि रामायण में जब भगवान हनुमान सीता मैया से मिलकर लंका से वापस आते हैं तो वो कहते कि कैसे एक राक्षस महिला दूसरी महिलाओं को किस कर रही होती है। देवदत्त पटनायक ने बताया कि ऋग्वेदा में मित्र और वरुण दो पुरुष भगवान का जिक्र किया गया है जो एक बच्चा करते हैं एक दूसरे के साथ। महाभारत में कहानी है शिखंडी की जो भीष्म की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका जन्म तो एक लड़की के तौर पर होता है पर उसको एक आदमी की तरह पाला जाता है। अगर हम मुस्लिम समाज के बारे में बात करें तो ये माना जाता है कि सूफी पोएट शाह हुसैन प्यार कर बैठे थे एक हिंदू लड़के मधोलाल के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो कब्रें हैं। एक जो कब्र है वो तो शाह हुसैन की है और दूसरी कब्र जो है वो असल में माधोलाल की है। सूफी सेंट के बारे में तो छोड़िए, एक मुगल बादशाह के बारे में भी एक कहानी है। बाबर की किताब बाबर नामा में उन्होंने बताया कि कैसे वो आकर्षित हुए थे काबुल के एक बाबुरी नाम के लड़के से। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि हम अपने इतिहास में सेम सेक्स कपल्स को तो देख रहे हैं पर सेम सेक्स शादियां को नहीं देख रहे हैं, तो फिर इन शादियों को क्यों लीगलाइज किया जाए। चौथा आर्गुमेंट वो देते कि दुनिया भर में कई देशों ने सेम सेक्स कपल्स को यही राइट दी है। आपने इंस्टाग्राम में कई फोटोज देखी होंगी इंडियन कपल्स की जो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। उनका आर्गुमेंट है कि अगर LGBTQ लोगों को राइट्स नहीं दी गई तो उनमें से कई टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़कर दूसरे देश चले जाएंगे जहाँ वो ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। We wanted to get married
we want to have a family, and the law just wouldn't let us do that in India. I can pursue a life I want in the US, but I want to do it in my country. जैसे सात्विक एक इकोनॉमिस्ट थे और इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक एक्टर भी थे जो 2020 में कनाडा चले गए ताकि वो और उनके पार्टनर एक परिवार बनकर रह सके। वो कहते हैं कि वो लोग जिनके पास पैसा है इंडिया छोड़ने के लिए वो ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे अगर उनको लीगल राइट्स नहीं दी गई। फिर अगर हम उन लोगों की बात करें जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने के खिलाफ हैं, तो उनका आर्गुमेंट है कि सेम सेक्स शादियां हमारे समाज के बेसिक यूनिट के खिलाफ है। फिर कुछ लोग का मानना है कि सेम सेक्स शादियों को लीगल करने से हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं और भारतीय वैल्यूज को भूल रहे हैं। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं। जैसे आरएसएस ने कहा कि हमारे समाज में शादियां लोगों के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। विवाह जो है एक संस्कार है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ओनली एंजॉयमेंट, बल्कि वो बच्चे पैदा करने के लिए। जब सेम सेक्स कपल्स ये कर ही नहीं सकते तो उनकी शादियों को लीगल क्यों मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिली है जो डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अब इसके काउंटर में लोग कहते हैं कि पहली बार ये वेस्टर्न वैल्यूज नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमारे इतिहास में कई सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिले। दूसरा आर्गुमेंट वो देते हैं कि ये किसने कह दिया कि शादियां बस बच्चे पैदा करने के लिए ही की जाती हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कई कपल्स हैं जो शादी करते हैं पर बच्चे पैदा नहीं करते, पर उनकी शादी तो मान ली जाती है लीगली। और इसके जवाब में लोग कहते हैं कि ये जरूर है कि कुछ कपल्स बच्चे पैदा नहीं करते या फिर नहीं करना चाहते, पर वो एक्सेप्शन है। एक 10 साल पुरानी स्टडी ने दिखाया था कि करीब 2.5% कपल्स बच्चे पैदा नहीं करते। इसी वजह से लोग कहते हैं कि हम अपने लॉज एक्सेप्शन के बेसिस पर नहीं बनाना चाहते। जब मोस्ट शादीशुदा लोग बच्चे पैदा करते हैं उसके बेसिस पर लॉज और हमारा समाज बनना चाहिए। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से समाज में शादियों का पर्पस है बच्चे पैदा करना और सेम सेक्स कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरा आर्गुमेंट वो देते हैं कि LGBTQ सपोर्टर्स कहते हैं कि दूसरे देशों ने सेम सेक्स शादियों को लीगल कर दिया है, पर वो कहते हैं कि एशिया में केवल एक देश है जिसने ऐसा किया है, वो है ताइवान। इसलिए वो आर्गुमेंट देते हैं कि इंडिया अभी ऐसी चीजों के लिए रेडी नहीं है। We are very far away. We don't have our mindsets ready yet. कई स्टडीज ने भी ये दिखाया है जहाँ उन्होंने कहा कि जैसे देश अमीर होते हैं वैसे वो होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजों को अप्रूवल देने लग जाते हैं। तो अगर आप मैप भी देखोगे, मोस्ट कंट्रीज जिन्होंने सेम सेक्स शादियों को लीगल बनाया है वो डेवलप्ड देश है, एक्सेप्ट एक देश जापान जो डेवलप्ड देश है पर जहाँ सेम सेक्स शादियां लीगल नहीं है। पर पिछले साल जापानीज जुडिशरी ने कहा कि उनका ये निर्णय सही नहीं था। Last year, another court ruled that the failure to recognize same-sex marriages was unconstitutional. वहीं LGBTQ के सपोर्टर्स कहते हैं कि कोई भी देश सेम सेक्स शादियों के लिए पूरी तरह रेडी नहीं है, इसीलिए वो आर्गुमेंट देते हैं कि लॉ बनाने से ही समाज में चेंज आ सकता है। वो कहते हैं कि अभी ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में। If tomorrow I have a heart attack and if I am in a critical place situation, he will have no right over my medical procedures. Our marriage is not different. Our marriage does not exist for them. वहीं दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि लॉ बनाने से समाज बदलेगा नहीं, पर इसके कई उदाहरण भी हैं। जैसे सुनैना जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो कहती कि 2018 की रूलिंग के बाद उनकी जिंदगी ज्यादा बदली नहीं है। वो बताती कि पब्लिकली उन्होंने किसी को भी अभी बताया नहीं है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ होमोसेक्सुअलिटी की बात करना बहुत दूर की बात है। ये जरूर है कि हमें क्रिमिनल के तौर पे देखा नहीं जाता, पर समाज अभी इतना बदला नहीं है। सपोर्ट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। और जो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, उनके लिए आपको क्या कहना है? बेवकूफ है। फिर एक और है 21 साल की अंजना हरीश जो अपने आप को बाइसेक्सुअल बताती हैं और जिन्होंने कहा कि उनके परिवार ने उनको इतना सताया और एक कन्वर्जन थेरेपी करवाई अपनी बाइसेक्सुअलिटी हटाने के लिए। इसी वजह से कुछ लोग जैसे ज़ारा फ्लाविया डेमेलो ये मानते हैं कि शादी को लीगल करना अगला कदम नहीं होना चाहिए LGBTQ कम्युनिटी के लिए। अगला कदम होना चाहिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोग्राम्स लाना जो पहले समाज को बदले। और जो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, उनके लिए आपको क्या कहना है? बेवकूफ है। तीसरा आर्गुमेंट जो दिया जाता है सेम सेक्स शादियों के खिलाफ वह कि ऐसी शादियों से एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है बच्चों पर। जैसे सारा मक्लेनाहन जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहती है कि अगर हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना हो जो बच्चों की जरूरतें पूरी करे, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के समान होगा। कई स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि एक फादर और मदर एक बहुत अहम रोल निभाते हैं बच्चों की परवरिश में।
अब LGBTQ सपोर्टर्स कहते हैं कि रिसेंट रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि बच्चों की परवरिश में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जब उनके पेरेंट्स एक होमोसेक्सुअल कपल हो या फिर हेटेरोसेक्सुअल कपल। चौथा आर्गुमेंट है कि ये शादियां हमारे रिलीजन के खिलाफ है। कई रिलीजन्स होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है। अब हिंदुइज्म में कोई एक बड़ी रिलीजियस बॉडी नहीं है जो सभी हिंदूज के लिए डिसाइड करेगी कि ये लीगल है या फिर नहीं। देवदत्त पटनायक मानते हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जबकि RSS के जनरल सेक्रेटरी इस बात से अग्री नहीं करते। मोस्ट इंडियंस का मानना है कि उनकी जिंदगी में धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर धर्म इस चीज को ना अलाउ करे तो वो कैसे अलाउ कर सकते हैं। अब सरकार का क्या कहना है? सरकार ने कहा कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, और सेम सेक्स शादियां हमारे समाज का भी हिस्सा नहीं हो सकती। Same sex marriage would cause complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country. अब इंडिया में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, बल्कि 4 मैरिज लॉज है। हिंदू मैरिज लॉ, क्रिश्चियन मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज लॉ और स्पेशल मैरिज लॉ। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि मान लीजिए अगर हम सेम सेक्स शादियां इंट्रोड्यूस करना भी चाहते हैं तो ये चीज सरकार को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और ना कि कोर्ट को। अगर कोर्ट ही सारे लॉज बनाने लग गया तो फिर पार्लियामेंट का क्या काम है? कि 2 जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, उस चीज के बेसिस पर वो लॉज बनाएंगे। पर दूसरे लोग कहते हैं कि कोर्ट ये समझता है, उनको ये लगता है कि 2015 में भी पार्लियामेंट ने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करी थी। शशि थरूर के प्राइवेट बिल को रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। अगर पार्लियामेंट अपना काम करे तो कोर्ट्स नहीं बीच में घुसेंगे। तो अब सवाल यह है कि भविष्य में होगा क्या इस मुद्दे के बारे में। एक रास्ता एक सेपरेट सिविल यूनियन बनाने का। सिविल यूनियन क्या होता है? सिविल यूनियन 2 लोगों की शादी की तरह होता है और उनको कई लीगल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे जायदाद के या फिर टैक्स लॉस। पर ये कम्प्लीटली शादी नहीं है। तो फिर शादी और सिविल यूनियन में क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि एक सिविल यूनियन को कोई धार्मिक लॉ नहीं मानेगा। अब क्योंकि इंडिया में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ऐसी शादियां एक स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए कराई जाएंगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो अभी लॉज हैं उनके बलबूते ही सेम सेक्स शादियों को लीगल बनाया जाए। जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल शादियों के बीच में कोई अंतर नहीं करती। लॉ बेसिकली कहता है किसी भी 2 हिंदूज के बीच एक शादी हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी सेम सेक्स शादियों को मना नहीं करती। लॉ में ईच पार्टी का शब्द यूज किया जाता है, जिसका मतलब है कि वो लड़का हो सकते हैं, लड़की भी। तो उनका कहना है कि हमें लॉज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि लोग 2 कैंप्स में बटे हुए हैं, एक जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं और दूसरे जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। अपने एक रीसेंट वीडियो में मैंने साइकोलॉजिस्ट जॉनथन हाइट के बारे में बात करी थी कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने 5 मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करी। अगर आप इन वैल्यूज को जानते हैं तो अगले कुछ मिनट को स्किप कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं वापस आपको उस वीडियो के जरिए दोहराना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि लोग इस सेम सेक्स शादियों के मुद्दे पर क्यों बटे हुए हैं। बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जॉनथन हाइट। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में 5 बेसिक मॉरल फाउंडेशंस होती है। केयर और हार्म, यानी कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचे। फेयरनेस, रेसिप्रोसिटी, यानी कि हमारे समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए। इन ग्रुप या फिर लॉयल्टी, यानी कि अगर आपकी कोई आइडेंटिटी है तो आप उस आइडेंटिटी से लॉयल है। फिर अथॉरिटी या फिर रिस्पेक्ट, यानी कि आप अपने लीडर को फॉलो करते हैं। और फिर प्योरिटी या फिर सैंक्टिटी, ये आइडिया कि कुछ चीजें प्योर होती हैं और कुछ चीजें इम्प्योर होती हैं। डिफरेंट लोग इन 5 चीजों को डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली वो लोग जो सेम सेक्स शादियों को सपोर्ट करते हैं वो 2 वैल्यूज को ज्यादा अहमियत देते हैं, केयर और फेयरनेस। वो चाहते कि LGBT लोगों को कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और फेयरनेस क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हेटेरोसेक्सुअल कपल्स शादियां कर सकते हैं तो होमोसेक्सुअल कपल्स क्यों नहीं। जबकि वो लोग जो सेम सेक्स शादियों के खिलाफ हैं वो इन ग्रुप लॉयल्टी या फिर प्योरिटी और सैंक्टिटी उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी शादियां लीगल नहीं है और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे समाज का एक हिस्सा बने। वो प्योरिटी में भी विश्वास रखते हैं कि उनका धर्म ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए हमें ऐसी शादियां नहीं अप्रूव करनी चाहिए। Do you think India is ready for legalization? Not yet. It's going to take a lot of time. At least another 50 years. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले कैंप में हूं। मैं हार्म और फेयरनेस वैल्यू को ज्यादा अहमियत देता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादियां लीगल हो जाए। मेरे कई होमोसेक्सुअल दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको भी वही राइट्स मिले जो मेरे पास है। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो, पर मुझे जरूर बताना कि आप किन मॉरल वैल्यूज को ज्यादा अहमियत दे रहे हो अपने निर्णय के लिए।
वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हमने बात करी कि कुछ इंडियन लड़के इतने क्रीपी क्यों होते हैं। इसको जरूर देखना।